और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से मैं हूं आपके साथ रबाब असद और ईद की ढेर सारी खुशियां और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद लिए पूरी टीम मेट्रो वन न्यूज़ की तमाम अहले वतन को, और जहां जहां उम्मत मुस्लिमा मौजूद है और जहां जहां मेट्रो वन न्यूज़ देखा जा रहा है, सबको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। और ईद की खुशियां बिखेरने के लिए मेट्रो वन न्यूज़ ने रौनक ईद के नाम से ये प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है, ताकि अपने जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, उन तक जो है वो ईद की खुशियाँ उनके साथ मिलकर जो है वो हम शेयर कर सकें। तो ईद के हवाले से बात होगी। हमेशा जो है वो हम करंट अफेयर्स देखते हैं, मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप न्यूज़ देखते हैं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन कुछ रंग बिखेरने के दिन होते हैं जिसमें कुछ लाइटर नोट पे बात होनी चाहिए, कुछ हट के बात होनी चाहिए, खुशियों की बात होनी चाहिए, और जो आम जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, त्यौहार हैं, उनको डिस्कस करना चाहिए। तो आज इसीलिए हमने ये पूरा स्टेज किया है प्रोग्राम, इस वजह से ताकि ईद की रौनकें जो हैं वो हम आपके साथ मिलकर जो है वो शेयर कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। जो ईद की खुशियाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाई जाती हैं, मुख्तलिफ रिवायतों के साथ मनाई जाती हैं, मुख्तलिफ अंदाज से मनाई जाती है। हर घर की एक नई रीत होती है, हर घर की एक नई रिवायत होती है और वो रिवायत चली आ रही होती है। लेकिन अगर कलेक्टिवली इसको देखा जाए तो हर कोई अपने अपने अंदाज में ईद मना रहा होता है। तो ईद की जो खुशियाँ हैं वो बांटिए, ख़ुद भी मनाइए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में कुछ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं और उनसे भी ईद के हवाले से बात करेंगे कि ईद किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद का दिन कैसे गुजार रहे हैं। 3 दिन के पर मुहित ये जो ईद की खुशियाँ हैं, वैसे तो पूरा शव्वाल का महीना होता है लेकिन 3 दिन की ईद कहलाती है। तो इसमें किस तरह से अपने जो दिन हैं उसको डिवाइड करते हैं, दोस्तों से भी मिलना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो किस तरह से ईद के मामलात आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इसके अलावा हमारे साथ हम्माद मेमन साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं फेथ फाउंडेशन के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ ही बैठे हुए हैं चौधरी जावेद गुज्जर साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और ताहिर रिजवी साहब बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। ताहिर रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इतने ईद के ज़ाहिर जो मसरूफियात होती हैं उसमें से प्रोग्राम के लिए वक्त निकालना और अपने टाइम को जो है वो उसी हिसाब से स्केड्यूल करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। तो सबसे पहले बात करूंगी ताहिर रिजवी साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ईद की खुशियां जो हैं वो कैसे बांटनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? कैसे अपने इनफरादी हैसियत से या फैमिली के अलावा इसको किस तरह हम स्प्रेड कर सकते हैं? सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा जी मेट्रो टीवी को कि मुसलसल एक मौका मुझे देता है हर साल कि हम यहाँ इस प्रोग्राम में आते हैं और लोगों को मतलब शेयर करते हैं कि ईद, और सारी टीम को मेट्रो की, क्योंकि आप लोग भी अपनी ईद छोड़ के, घर वालों की सिवैयाँ छोड़ के यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों की तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जाहिर है कि ईद एक्चुअली ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है हमारे लिए कि हम एक दूसरे से खुशियाँ शेयर करें। जब इतने दिन रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला ने एक दिन ऐसा दिया, बट जाहिर है घर वालों के साथ भी शेयर करना पड़ता है। और अगर आप किसी गरीब को या आसपास अपने कोई ऐसी जगह है, जैसे इत्तेफाक की बात यह है कि आपकी मेरा बेटा इन्फ्लुएंसर है अली रजा, तो वो आपकी मुझसे कहना पापा मैं आपकी जाऊंगा वहाँ पर स्पेशल लोगों के पास, या वो लोग जो मतलब बेघर अफराद जो रहते हैं मैं उनके साथ ईद मनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है। तो जाहिर है उसमें बहुत सारे ईद के फैक्टर्स हैं। उसमें ये कि आप अपने सबसे पहले तो जाहिर है घर वालों का हक होता है, उसके बाद जाहिर है दोस्तों का होता है, फिर रिश्तेदारों का होता है, फिर उन लोगों का होता है जो ईद पे मुस्तहिक है मिलने के लिए। तो इसी तरह इस सेलिब्रेट करते हैं और जाहिर है लोग आते हैं शाम को, जाहिर है जमा होते हैं। किसी दिन होता है अम्मी के घर, तो किसी दिन होता है बेगम के घर वालों के घर। तो इस तरह ये सेलिब्रेशंस होती हैं। इस दफा थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि ईद के मौके पे थोड़ा सा वो जो आजकल मुश्किल में है जाहिर है उम्मत मुस्लिमा, उस हिसाब से भी हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए और हमें दुआ करना चाहिए। कोई बात नहीं, जाहिर है अच्छे बुरे वक्त तो हमेशा आते हैं, ऐसी चीजें आती जाती रहती हैं, बट हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सब साथ खैरियत के हमारा ये पूरा साल गुजरे, अगली ईद भी हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और तमाम एक बेहतरी हो पूरी हमारी मतलब जाहिर है उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त थोड़ा सा जाहिर है कि किसी प्रॉब्लम में है तो उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो,
और इसी तरह ज़ाहिर ईद मनाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जावेद गुजर साहब, आप बताइए कि आप वैसे तो पार्टी जो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सियासी मामला तो चलते रहते हैं और उस हवाले से सियासी मीटिंग्स हैं और ये सारे जो रूटीन में आपके शामिल है ये सब चीज़ें। तो अगर बात की जाए ईद की, तो अब आपको अपने काम से निकलकर, सियासत से निकलकर घर वालों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है और उनकी जो अपनी मसरूफियात हैं आपकी, उसमें से ज़ाहिर है कि आपको कुछ पार्टी के लोगों के लिए भी टाइम अलग रखना पड़ता होगा जो मिलने वाले हैं, दोस्त अहबाब के लिए अलग रखना होता होगा, घर वालों से अलग रखना होता होगा, तो किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, ये तो सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक, बिलखुसूस पाकिस्तान तमाम अहले वतन को ईद मुबारक, आपको भी ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया। और ये इस मरतबा जो ईद है ये थोड़ी सी उम्मत मुस्लिमा में मुश्किल है, क्योंकि फ़लस्तीन इस वक्त बहुत तकलीफ में है, ईरान तकलीफ में है, हमारी पाक अफवाज जो हैं वो इस वक्त सरहदों पे हैं, वो अपनी ईद अपनी फैमिलीज के बगैर मना रही हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा तमाम अहले वतनों को कि इस मरतबा ईद ज़रा सादगी से मनाएं और उन लोगों के साथ मनाएं जो लोग ईद की तमाम खुशियाँ भरपूर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते। बाकी रहा सवाल कि हमारे शेड्यूल का, तो बड़ा मुश्किल शेड्यूल हो जाता है। पहला दिन हम कोशिश करते हैं कि फैमिली को दें, उसके बाद फिर अपने हल्के में, अपने इर्द गिर्द पॉलिटिकल दोस्तों में, पॉलिटिकल कारकुनों में, आवाम में, सब में जाना पड़ता है और कोशिश करते हैं कि सब जगह पूरे तरीके से सब जगह रस्म दुनिया निभानी पड़ती है। रस्म दुनिया निभानी पड़ती है। जी सही। अच्छा, हमारे हमाद मेमन साहब, आप बताइएगा, आपका ताल्लुक जो है वो, आप जनरल सेक्रेटरी हैं फेथ फाउंडेशन के, तो थोड़ा सा आपकी फाउंडेशन के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। ईद के साथ साथ बताएं कि आप ईद की खुशियों को अपनी फाउंडेशन के साथ कैसे मिक्सअप करते हैं? तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, मेट्रो का आपका भी बहुत शुक्रिया और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और फाउंडेशन जो है फेथ हमारी वो 1980 से 70 से थैलेसीमिया के ऊपर काम कर रही है। ब्लड कैंप्स लगाने से स्टार्ट किया था हमने, खून के अतिया के कैंप्स, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल है थैलेसीमिया का जो कि कराची में भी है, ठट्टा में भी, हैदराबाद में भी है और बड़े पैमाने के ऊपर थैलेसीमिया के ऊपर काम हो रहा है। अब रही बात पर्सनल अपनी जो पॉलिटिक्स या सोशल वर्क और सारी चीज़ें मिक्स जो होती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना दोनों चीज़ों को। फाउंडेशन में ईद के हमारे जो बच्चे होते हैं थैलेसीमिया के, उनके साथ भी ईद मनाते हैं, फैमिली को वहाँ ले जाते हैं कि इन बच्चों के साथ ईद मनाएं ताकि इन बच्चों के लिए भी आसानी हो। फिर रात में पूरा दिन स्केड्यूल 1-1 घंटा, आधा घंटा फिक्स होता है फना फना जगह पे, तो सारा दिन 24 घंटे के अंदर सोने का टाइम बहुत कम मिलता है और आवाम के अंदर जाहिर सी बात है मोहल्ला है, एरिया है, जिस तरह गुड्डू साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हल्का है, तमाम लोगों को देखना पड़ता है, सब कुछ देख के फिर एक साथ इंशाल्लाह ताला आखिर जब रात घर जाते हैं तो बस नींद करते हैं और फिर सुबह उठ के वही दोबारा रूटीन शुरू हो जाती है। वही रूटीन शुरू हो जाती है। सही। अच्छा जावेद सिद्दीकी साहब, आप बताएं आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं? आपकी भी कुछ कम पार्टी की मसरूफियात नहीं होती होंगी, जाहिर सी बात है, तो वो आपके साथ साथ वो भी चलती रहती हैं। फिर ईद का जब ज़ाहिर है ईद का दिन है, आप आज हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, फिर घर वालों को भी टाइम देना है, तो घर वालों को शिकायत नहीं होती कि जी हमारे लिए भी थोड़ा वक्त निकालें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। देखें, ईद एक ऐसा त्यौहार है, आपको पता है इससे पहले रमज़ान आते हैं और ईद रमज़ान में जो हम इबादत करते हैं उसका एक इनाम होता है ईद के तौर पे, जो हमें ईद की नमाज के वक्त आपने सुना होगा कि जब अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं इनको क्या दिया जाए, तो फिर उसके बाद उनके गुनाहों की बख्शिश और ये सब चीज़ होती है। तो ये एक बहुत अहम दिन होता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमारी आप देख रहे हैं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है और जो कंट्रीज़ हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सादगी हम इसलिए कर लें कि क्योंकि अगर हमारा कोई दूसरा भाई किसी परेशानी में होता है तो जाहिर है वो कहते हैं ना एक जिस्म की मानंद होता है, तो उसकी तकलीफ हमें ही पहुंचती है, जाहिर है। और इसी तरह और जो दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और बाकी ईद की जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता है, सुबह नमाज से फारिग हुए उसके बाद फिर घर जाके मीठा सवैया, ये तो एक रिवायत है, ईद की रिवायत है। और फिर उसके बाद कुछ लोग मिलने आ जाते हैं, कोई हम चले, क्योंकि मेरी एक कोशिश होती है कि ईद के मौके पे और गमी खुशी के मौके पे वो फैमिली से अटैच रहें, क्योंकि हम पूरे साल जाहिर सी बात है एक तो अपनी कारोबारी मसरूफियात अलग होती हैं, फिर सियासी मसरूफियात भी कुछ होती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि ये जो खास खास मौके होते हैं
ये अपनी फैमिली और अपने जो रिलेटिव होते हैं, जो रिश्तेदार हैं, तो उनके साथ मिलके इसको सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन इस दफ़ा जैसा कि अभी हमारे और मेहमान ने कहा कि सादगी अपनाई जाए, सादगी। जो हालात हैं इस वक्त के, उस वक्त के हिसाब से। बिल्कुल नाज़रीन, हालात जो हैं वो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में इसके असरात जो हैं, जो जंग का एक माहौल पैदा हुआ है और हमारा जो बिरादर मुल्क है ईरान वो हालत जंग में है और यकीनी तौर से जो है वो इससे पूरी मतलब उम्मत मुस्लिमा जो है वो इसमें उनके साथ भी है और तशवीश का इजहार भी करते हैं कि जो सूरत हाल बनी है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो जवान हैं पाक फ़ौज की, अगर हम बात कर लें, पाक फ़ौज के हमारे जवान हैं वो सरहदों पर मौजूद है और हमेशा रहते हैं। मतलब ये कोई पहला साल नहीं है, हर साल जाहिर सी बात है और हर वक्त हर लम्हा सरहदों पर हमारे पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम सुकून से आज ईद मना रहे हैं, हम सेफ़ हैं, हम सिक्योर हैं और वो अपनी फैमिली से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं हमारी, और हम अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ जो हैं वो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन इन ईद की खुशियों में जाहिर सी बात है कि हमें उनको भी याद रखना चाहिए जो हमारे शहदा हैं। ईरान में इतनी ज़्यादा जो है वो शहादतें हुई हैं, इसके अलावा जो हमारे पाक अफवाज के जो शहदा हैं, जो पुलिस में हमारे शहदा मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो उनसे हमें ज़रूर इजहार यकजहती करना चाहिए। उनको लेफ़्ट आउट नहीं हम कर सकते, वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। हमारी ज़िंदगियाँ जो चल रही हैं तो वो उनकी कुर्बानियों के मरहून मिन्नत, उनकी कुर्बानियों का बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि हम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जो है वो गुजार पा रहे हैं और ये ईद की खुशियाँ जो हैं वो हम सेफ़ एंड सिक्योर माहौल में जो है वो गुजार रहे हैं। गुज्जर साहब, ये बताइएगा कि जैसे हम बात करते हैं कि आम दिनों में भी यही बात होती है कि हुकूकुल इबाद पर बात होती है, रमज़ान भी हमें ये दर्स देता है, ठीक है, तो खाली हम ये चीज़ें रमज़ान के लिए ही क्यों उठा के रख देते हैं? पूरा साल, पूरी ज़िंदगी पर हमें इस चीज़ को लागू करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ईद की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हुकूकुल इबाद का तो की रेंज तो बहुत बड़ी है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपके कराबतदार नहीं आ जाते, आपके पड़ोसी भी आ जाते हैं, दोस्त अहबाब आ जाते हैं, इवन एक रास्ता चलने वाला भी जो है, जो भी इंसान है, ठीक है, तो वो आ जाता है। तो आप ईद को कितना बड़ा पैगाम समझते हैं कि इसमें खुशियाँ और भाईचारा या इसमें जो रवादारी है उसको हमें कितना आम करना चाहिए? देखिए, ये तो सबसे पहली चीज़ है, दीन की भी सबसे पहली चीज़ है, इखलाकियात और हुकूकुल इबाद। ये इसका ताल्लुक ईद से सिर्फ नहीं है, इसका ताल्लुक तो हमारी पूरी लाइफ से है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक हम अपनी पूरी जिंदगी इखलाकियात, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसका इखलाक अच्छा नहीं वो मुसलमान नहीं। अगर हमारा इखलाक अच्छा होगा तो हम हुकूकुल इबाद भी पूरे कर रहे होंगे। जब हम समझते हैं कि अगर हम किसी को मुस्कुरा के देखना भी हुकूकुल इबाद का हिस्सा है, तो अगर हुकूकुल इबाद हम सिर्फ ईद पे रखें, हम इसको फिक्स कर दें कि ईद पे, या हम फिक्स कर दें कि रमजान के महीने में हम सड़कों पे लोगों को इफ्तार करवाएं और ये ईद, ये हुकूकुल इबादत, तो सिर्फ ये हुकूकुल इबादत नहीं है, ये हमें जो है ना 24/7 करना चाहिए और थ्रू आउट द ईयर करना चाहिए। अगर ये सब हम करेंगे तो एक कौम बन सकते हैं, एक उम्मत बन सकते हैं, और यही पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और ये ईद जो है उसका सैंपल है, बिल्कुल ईद बेसिकली सैंपल है इस बात का कि जी हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो चुका है और ये जज्बा सब में दिखाया गया है। ये मिल के इबादत करना या रात को कयाम करना, तरावी की सूरत में जो रात को कयाम करना, वो सब इसीलिए है कि लोग मिले एक दूसरे से, मिले, एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे से बातचीत करें। जो अब आजकल के दौर में ये चीजें थोड़ी सी कम हो गई है। पड़ोसी को नहीं जानता, मोहल्ले वाले को नहीं जानते एक दूसरे को। ये सब चीजें अगर हमें अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे तो हम एक कौम नहीं बन सकते। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, अब थोड़ा सा इस बारे में भी बात कर रहे थे कि ईद की रौनकें ही अलग होती हैं, ईद के रंग अलग होते हैं। तो ईद पर जो जाहिर सी बात है हर घर में मीठा बनता है और मीठे के बगैर जो ईद वो है वो अधूरी होती है। तो रिजवी साहब, एक ये भी रिवायत थी ना, बल्कि पता नहीं कि सबसे ही मैं यही पूछना चाहूँगी कि ये रिवायत क्या अब भी बरकरार है कि पड़ोस से या सामने वालों के घर से कुछ आ रहा हो, कुछ मीठा कुछ बनाया हो या कोई चीज़ आ रही हो? सिर्फ ईद की बात नहीं कर रहे हम, वैसे भी अब क्या ये रिवायत रह गई है कि कहीं पड़ोस से या कहीं भेजना हो? तो देखिए, अब वो उस तरह तो नहीं है जैसे पहले होती थी कि बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया जाता था कि भाई अगर ईद है या रमजान है अफ्तारी भेजना और ये, लेकिन अब ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह मतलब टाइम आगे जा रहा है, कुछ रिवायतें ऐसी हैं जो ऑब्सोल्यूट हो रही हैं, वो खत्म हो रही हैं दिन ब दिन, और वो बड़ी अच्छी रिवायतें थी। बल्कि मुझे याद पड़ता है एक जमाने में तो ऐसा भी होता था
कि जैसे मैं आया हूँ घर में खाना नहीं है तो पड़ोस में पूछ गए लिया। यार बात सुनो तुम्हारे यहाँ क्या पक्का है, और बिला तकल्लुफ वहां से मांग लिया जाता था। अब कोई सोच नहीं सकता, अब वो बस फूड पांडे वाले को ऑर्डर दिया और वहां से मंगा लिया। लेकिन अच्छा उससे क्या होता था, अभी हम पैसे दे के एक चीज खरीद रहे हैं, और एक आप एक चीज आप जा रहे हैं किसी के पास के यार भाई बताओ क्या है, क्या पकाया जरा खाने को, तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। आपस के खाने से दावत क्यों होती है, दावत इसलिए होती है ना कि सब बैठते हैं, कोई खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता कि भूखा आदमी वहां आया होता है उसके पास खाना ही खाना होता है। वो एक रिवायत होती है मिल के बैठने की, बात करने की, इसलिए दावत दी जाती है ना। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक दूसरे से खाना शेयर करते हैं, भेजते हैं, मंगाते हैं, आते हैं, तो ये रिवायत मजीद होनी चाहिए। मगर मैं ये देख रहा हूँ वाकई अब ये रिवायत खत्म हो रही है। अब जो है वो अफ्तारी भी बहुत कम, मतलब मैं भी सोच रहा था, मेरे पड़ोस से आई थी एक जगह से अफ्तारी, मैं भी सोच रहा था कि भाई मैं करूंगा लेकिन बस वो मिस हो गया। मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले जमाने में होता था कि एक दिन, मुझे अच्छी तरह याद है, वो फिक्स्ड होता था ना? 8-10 घरों का बनता था उस दिन, बाकायदा ट्रे होती थी, उस ट्रे के ऊपर अफ्तारी रख के ऊपर से कपड़ा पड़ा होता था जाली वाला, और वो चलो भाई अब किसके यहाँ, बराबर वालों के, वो सलीम साहब के दे, नुमान साहब के दे, ऐसे ही होता है सब जगह। इस तरह पाबंद करती थी, अच्छा देखो कोई घर रह तो नहीं गया, बट अब नहीं है, अब वो बस जाहिर है कैसा माहौल हो गया। अच्छी रिवायतें थी, अच्छी रिवायतें कायम होनी चाहिए, रहनी चाहिए। अगर वो खत्म हो गई है तो मेरे ख्याल हमें दोबारा शुरू करनी बिल्कुल शुरू करनी चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और सबसे यही बात पूछेंगे कि किसके घर में कहीं से मीठा आया, कहीं से कुछ जो एक सौगात होती है, या ईद का जो कहना चाहिए कि मुंह मीठा करने के लिए, या इवन रमजान में जो अफ्तारी बांटी जाती है, तो अब तक सबके घरों में वो रिवायत बरकरार है या नहीं है। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, साथ रहिए। बैग जी, बात हो रही है ईद की, रौनक ईद का प्रोग्राम सजा हुआ है और हमारे पास चाय भी आ चुकी है। और अभी हम ब्रेक पर गए थे तो हम चाय के बारे में बात कर रहे थे, तो मेमन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि चाय जो है वो मशरूबात की जो है वो मुर्शिद है। तो ये बात बिल्कुल सही है, चाय ना हो तो हर खुशी जो है वो फीकी नजर आती है, क्योंकि चाय जो है वो मस्ट है। तो अभी हम भी चाय एंजॉय कर रहे हैं और साथ में हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले कि जो ईद के अलावा भी एक रस्म बनी हुई थी कि किसी के घर कुछ अच्छा पक्का हो, कुछ मीठा पक्का हो, तो वो दूसरों के घर जो है वो, यानी पड़ोस में, आपके सामने आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जो जिनसे आपकी वाकिफकारी हो, बल्कि हो ना भी हो तो भी जब आप किसी के घर कुछ भेजते हैं तो फिर वाकिफकारी हो ही जाती है। तो इसी पर बात कर रहे थे। तो ये चीज़ें अब कहने को सुनने में आती हैं, मगर देखने में अब ये चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कमी वाक़ई हो गई है। तो मेमन साहब आप बताएं, कुछ आपके घर में इस तरह से चीज़ें भेजते हैं या कहीं से आती है, पता लगता है कि जी दस्तरखान पे ये पड़ोस क्या से आया हुआ है? ऐसा ही रजवी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि रवायतें बरकरार रहनी चाहिए। तो रवायतें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से तो बरकरार है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि देना दिलाना हम पहले से ही वो करते हैं। मतलब ये रवायतें जो पुरानी हैं ये सारी इंसान से होती हैं, फर्द से होती है। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोशिश करें, बढ़ चढ़ कर करें। आजकल के महंगाई के इस माहौल में, और ख़ासतौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा जो हम जिस तरह हम घिरे में हैं, तो छोटी खुशियाँ होती हैं किसी के घर से सिर्फ एक। आजकल लोग ज़रा अपनी कहते हैं कि यार हम सिर्फ 4 समोसे बेच देंगे तो यार हमारी वो होगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक प्याली भी आती थी, सिर्फ एक प्याली आती थी। ट्रे सजाने की भी जो माशाल्लाह बात थी वो भी होता था, और अगर नहीं कोई कर सकता तो एक प्याली लाजमी आती थी कि आज हमारे घर में ये बना है, आपके घर में क्या बना है। तो वो एक्सचेंज ऑफ प्यालीज कहते थे वो होती थी। अच्छा, और ये भी मेरे ख्याल से होता था ना कि अगर कहीं से कोई चीज आ गई है तो वो बर्तन फिर खाली नहीं नहीं देते। क्यों? अगर ये मैं बड़े गलत घरों नहीं की कह रही रवायतें हूं, हैं। ये भी अच्छी तो वो रस्म थी। ये भी अच्छी ऐसे रस्म थी तो ना। हमारे यहाँ तो अभी भी है, अभी भी नहीं चीनी डाल दे, खजूर खजूर डाल डाल दे, दे, खाली कुछ नहीं देना, खाली नहीं देना। कुछ रख के देना या उसमें कोई मीठा डाल। ऐसे ही उसमें हाँ चाय का जहाँ तक है ना, आपको पता है कि कराची में तो ये रिवायत बड़ी पुरानी चली आ रही है, क्योंकि पहले जो पंजाब वाला साइड थे वहाँ पे लस्सी अस्सी का ज्यादा रिवाज था, और कराची के हवाले से चाय का रिवाज ज्यादा था। ऐसा ही है। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में ये रिवाज हो गया चाय का। और आप देखें कि अक्सर बेशतर जब कोई काम कर रहा होता है, ऑफिस वर्क करने वाले कहते हैं यार सर में दर्द हो रहा है, एक चाय की प्याली मिल जाए तो सर का मतलब एक दवा के तौर पे चाय इस्तेमाल हो जाती है। बिल्कुल। और मीठा जहाँ तक है तो मीठे की रिवायत तो ईद की बुनियाद है। ईद हो या और कोई खुशी का मौका हो तो उसमें मीठे के बगैर मीठी ईद भी तो मीठी ईद भी कहते हैं, बिल्कुल। तो मीठे के बगैर तो कोई भी खुशी जो है ना मुकम्मल है। गुज्जर साहब, आप अभी आप हाँ में हाँ बिल्कुल मिला रहे थे कि जी कोई बर्तन आता है, कहीं से कुछ आता है तो उसको खाली नहीं भेजते, उसको भर के भेजते हैं। तो ऐसा होता है आपके? देखिए जी, ये जो रस्में अब खत्म होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये तरक्की ने हमें नुकसान दिया है। मसरूफियत तरक्की ने हमें बहुत नुकसान दिया, स्पेशली जब से हम मोबाइल के एडिक्ट हुए हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो फैमिलीज भी एक दूसरे से दूर हो गई, बच्चे माँ बाप से दूर हो गए, माँ बाप बच्चों से दूर हो गए,
और इसी तरह जब घर दूर हो जाएंगे, घरों में मेंबर्स दूर हो जाते हैं, तो मोहल्ले वाले तो फिर और दूर की बात है। तो हमें चाहिए कि इन रस्मों को हम कायम रखें। इन रस्मों को कायम रखने की वजह से मोहब्बतें की है, अच्छा। लेकिन मैंने नहीं की। मेरा कहना इस मामले में ये है आप कि डिश देखिए- लेके गए कोई? हाँ नहीं, मतलब अगर मैं फर्ज करें वन डिश पार्टी कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मैं भी आप मुत्तफिक ना हूँ। मैं अक्सर जब मेरे पास मेरी वाइफ कहती है वन डिश पार्टी के लिए, तो मैं कहता हूँ देखो अगर मैं किसी को अपने यहाँ बुला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ वो खातून घर पे पूरा पहले पसीना निकाले, पकाएं, पका के फिर लेके आए, मैं इसमें कभी फेवर नहीं करता। मैं कहता हूँ वन डिश पार्टी अगर करनी है, अगर आपने करनी है ना, अपने घर पे वन डिश पका लो, सबको बुला लो। लेकिन किसी को मतलब एक तो मुसीबत ये होती है ना कि आजकल की मसरूफियत का दौर, जाहिर है खवातीन, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो जो गैस है वो तो होती ही नहीं है। अब बीवी को अगर चाय को भी कहो ना, अच्छा वो गैस तो है नहीं अभी, सिलेंडर वो देखिए मैंने सुबह कहा था ड्राइवर से सिलेंडर भरवाने को, सिलेंडर भी नहीं भरा। ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम किसी को बुलाते हैं ना, मैं सच बताऊं, हम किसी को बुलाते हैं तो आजकल के, अब फर्ज करें लेट सपोज कि मैं डीएचए में रहता हूँ, मेरी बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं न्यू रिजविया में और इधर उधर, आप यकीन करें मुझे जाने में भी 2 घंटे लगते हैं, उनको आने में भी 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि शहर इस तरह फैल गया है। और अजीब सा, अगर गुजर साहब बुरा ना माने कि मतलब जो गवर्नमेंट है, जो भी बनाने वाले हैं, जो भी बल्दिया वाले हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया ना शहर को कि अगर किसी रिश्तेदार के जाना हो या किसी को बुलाना हो तो सिर्फ उससे यही तवक्का की जाती है, अल्लाह करे भाई ये साथ खैरियत के पहुंच जाए। अब मैं उससे ये कहूँ कि एक डिश पका के भी लाना, तो जाहिर है थोड़ा मेरे ओपिनियन में सही बिल्कुल ऐसे भी होता है। लेकिन एक रिवायत ये होती थी कि सब बहाने होते हैं मेरे ख्याल से मिल बैठने के बहाने। और जैसे ये भी होता है कि वो बारबेक्यू चल रहे हैं और टिक्का पार्टी हो रही है, तो चार डिशें ना बनाएं, चार ना बनाएं, एक ही बना है ना, तो एक वन डिश मैं कर लूं अपने यहाँ, और उसी में आप कहें, आप ये कहें कि मैं वन डिश करूंगी तो उस दिन आप खाली बिरयानी आप बुला लें, ताकि पता है क्या, एक तो खवातीन को आपको पता है तैयार होने में टाइम लगता है, फिर वो किचन में घुसी रहे हैं, फिर किचन में घुसी रही है, फिर उस दिन वन डिश के लिए वो क्या कर रही है, पूरे खानदान की खवातीन मियाँ को भेज रही है, तुम सब्जी लेके आओ, वो गोश्त लेके आओ। अच्छा, असल रोना इस बात का है, टेंशन होती है सबसे ज्यादा कि मिक्स ना हो जाए डिशें, कोई डबल डिश ना हो जाए, वो भी कोई बना के ले आए। नहीं, उनके असल दुख मैं अब समझी हूँ कि वो जो घर के मर्दों को भेजा जाता है कि ये आप ले आइए, मतलब सब इंगेज हो जाते हैं ना। अच्छा, ये ईद के मौके पे खास तौर पे नहीं होता था वन डिश का, तो वन डिश नॉर्मल। अच्छा, वन डिश का जैसे अभी बताया बच्चों में, या जैसे कहीं आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो चले जी वन डिश पार्टी सब कर लेते हैं, एक बना के लिए, ये इसके लिए कोई मखसूस नहीं कि ईद के बगैर भी होती है, किसी वक्त भी आपका दिल चाह रहा है कि सब जमा हो जाए तो फिर उसके लिए बाहर से खाना बनता है, बाहर से बनता है। हाँ, फिर ये कि बाज़ दफा ऐसा होता है जैसे मेरे कल्चर एक अजीब बन गया कि बाहर से खाना, हाँ वो देख आ जाती है बस, जब तक मेरे देख बना लो बस, बिल्कुल। आप ये देखें कि इसी वजह से, जैसे अभी ये बताया कि बाहर से खाना बन गया, मासी आ गई, झाड़ू पोछा कर दिया, सब कुछ कर दिया, इसी वजह से आप देखें हमारे इलाकों में जिम का एक सिलसिला चला गया। वरना आप देखें अगर हम अपने वालिदैन के दौर में जाए तो हमारे इलाकों में जिम तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता था, क्योंकि घर की खवातीन जो थी वो घर पे काम करते थे, उनको एक्सरसाइज इतनी हो जाती थी कि उन्हें, अच्छा फिर लोग पैदल भी चलते थे, भाई हम अपने वाले साहब बोले तो हमें बहुत, अब तो पैदल चलने कोई नहीं मांगता, बहुत पैदल चलाते। अब तो ये है कि घर के सामने गाड़ी खड़ी हो, उसमें बैठे और जहाँ जाना है उसके घर के सामने, यानी अफसोस होता है बाज़ दफा मैं जब देखता हूँ ना कि लोग ऐसे जगहों पे गाड़ियां खड़ी करते थे जहाँ पे लोगों को परेशानी होती है, लेकिन सिर्फ वो अपनी सहूलत के लिए तो ये कुछ जी देखिए चीजें जो है ना, ये चीजें, ये जो गाड़ी खड़ी करने वाला मामला है, हमारे यहाँ सिविक सेंस खत्म हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और पहले ये था कि जो बुजुर्ग होते थे वो अपने छोटों को समझाया करते थे, जरूरी नहीं अपने बेटे को समझाएं, वो मोहल्ले के किसी भी बच्चे को समझा देते थे, राह चलते हुए बच्चों को बुजुर्ग समझाते थे, फरमाबरदारी से सुन लेता था। अच्छा, अब हमने ये चीज खत्म कर दी। जी हाँ, देखिए ये कसूर अब बच्चों का नहीं है, बड़ों का, ये हमारा कसूर है कि हमने ये काम छोड़ दिया, हमने लोगों को सिविक सेंस देना छोड़ दी। नेक्स्ट जनरेशन को बताना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। गुफ्तगू के बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ईद की खुशियां बांट रहे हैं आप लोगों के साथ मिलकर, और आगे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिए। ईद में खुशामदीद, और बात हो रही है ईद की खुशियों की और खुशियों के त्यौहार की, और किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या पुरानी रिवायात थी जो अब हम मिस कर रहे हैं, वो चाहे कार्ड लिखने से लेकर हो या फिर एक दूसरे के घर जो है मिलना मिलाना हो, ये बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। अब लोग रेस्टोरेंट्स का भी रुख कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर जो जब बड़ी ईद आती है, अगर बड़ी ईद की बात कर लें तो उसमें भी ये होता है कि हम घर पे कुर्बानी हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम बहुत सी फैमिलीज़ को देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स का रुख कर लेते हैं। इसी तरह मीठी ईद पर भी, यानी जो ईद उल फितर हम मना रहे हैं,
इसमें भी ये होता है कि अब वो जो घर पे खाने बनाने का जो रिवाज है वो कम होता जा रहा है। वो अब सब जो है वो जमा हो जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में और वहाँ पर ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये कितना मस्बत है, कितना एक पॉइंट से अगर आप इसको देखें तो घर की खवातीन को काम नहीं करना पड़ता। तो मैं अपने मेहमानों से भी इस पर इसकी राय लूँगी। गुज्जर साहब, रेस्टोरेंट जाकर जो वहाँ पर ज़ाहिर है ख़वातीन तो काम से बच जाती हैं, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि उनको घर में चूल्हे के आगे नहीं खड़ा होना और रात से जो है वो पकवान नहीं तैयार करने। तो ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि रात में चले गए रेस्टोरेंट, वहीं सब जमा हो गए और फिर वहीं सेलिब्रेट कर रहे ये हैं। तो ट्रेंड काफ़ी अरसे से कराची में है कि जी सब लोग रेस्टोरेंट्स की तरफ रुख कर लेते हैं और रेस्टोरेंट्स का खाना खाते हैं। हाइजीनिकली देखा जाए तो हाइजीन वाइज तो मैं समझता हूँ कि घर का खाना बेहतर है और कोशिश करनी चाहिए कि घर का ही खाना खाएं। ये जो हम बाहर के मुरगन ग़िज़ाएं खाने की वजह से, वो एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो कहने लगी कराची में बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में 90% लोग डायबिटिक के पेशेंट हैं, उन्हें पता ही नहीं है। पता नहीं उसका रीजन यही हमारे बैड फूड हैबिट्स है। हमें चाहिए कि हम अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं और वो हेल्दी खाना आपको घर का ही मिल सकता है। देखिए कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट हो उसके किचन का हाल बुरा ही होता है, क्योंकि वहाँ काम करने वालों में भी वही सिविक सेंस वाली बात आ जाएगी कि हमारे में ना सिविक सेंस नहीं है हम लोगों में, और हमारे यहाँ एजुकेशन भी सिविक सेंस की स्कूल्स में भी नहीं दी जा रही। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने साथ के लोगों को सिविक सेंस दें, उन्हें समझाएं कि किस तरह लाइफ गुजारनी चाहिए। हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है ये, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस शहर में रहते हैं। लेकिन अगर आप शहर में निकले तो मैंने देखा कि लोगों का ये हाल है। अभी रिजवी साहब ने एक शिकायत की कि जी कहा कि नाराज नहीं होइएगा। नहीं, मैं कोई उस पर आपकी बात बुरा नहीं, प्रॉब्लम थी वो। देखिए बिल्कुल आप अपनी जगह ठीक है। अब लोग सिर्फ गवर्नमेंट पे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वरना आप देखें कि लोग जो है, हमने खुद देखा है कि गली की सफाई हुई है, लोग अपने बच्चों के पैंपर्स घर के बाहर फेंक रहे हैं अपने। ये आप चीजें खुद हैं, सोचें कि ये अगर चीजें हैं, ये चीज हम सब बिल्कुल। करेंगे, गवर्नमेंट कितना, हम ऐसे मुल्क में नहीं रहते कि जहां फंड्स की वो बेबहा फंड मौजूद हो और गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली सड़क भी बना दे गवर्नमेंट, डेली नाले भी बनाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सिविक सेंस जो है जो मतलब सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर वो घर से मिलता है ना आपको। घर से मिलता है। तरबियत की जो आपकी जो कहते हैं ना, तरबियत का जो पहला जो जगह होती है वो माँ की गोद होती है। तो क्या मेमन साहब आप बताएं कि ये तरबियत जो है वो कहाँ चली गई है? हम कहते हैं ना कि बाहर हम सड़क पे निकलते हैं तो हर कोई जल्दी में नजर आ रहा है, हर कोई ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उसी को काम है और बाकी किसी को काम नहीं है। तो ईद का खैर मौका है, इसमें भी अभी हम देखते हैं कि कतारों पे कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, लोग ज़ाहिर है दावतों पे जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि खुसूसन त्यौहार जब आते हैं तो हमें थोड़ा सा एक रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए कि यार आज ईद का दिन है, मतलब या वैसे तो रोज़ाना ही करना चाहिए, आम दिनों में भी करना चाहिए, लेकिन जैसे रमज़ान में बहुत पेशेंस कहते हैं ना, हर एक का बस मूड ऑफ हुआ होता है या गुस्सा नाक पे सवार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि रोज़ा रखा हुआ है तो जैसे किसी के ऊपर एहसान किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या कहेंगे आप कि अभी ईद के मौके पर किस तरह से लोगों को थोड़ा सा चाहिए कि अपनी रिवायात को बरकरार रखने के साथ साथ अपने बच्चों को भी जो है वो अपनी रिवायात से जुदा ना होने दें, उनको ट्रांसफर करें? अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि माँ की गोद। यूनिवर्सिटी के अंदर हमने बच्चों को भेज दिया, लेकिन सबसे पहली जो एक दरसगाह होती है वो माँ और बाप या नाना नानी दादाजी होते हैं। अब वो बुजुर्ग भी नहीं रहे जो समझाते थे, जो चीज़ें करते थे, उसकी वजह से वो बच्चे नहीं है। आजकल के बच्चों को समझाया जाए, अगर हम कुछ कह देते हैं कि बेटा ये बुरी बात है, तो वो हमें समझा रहे होते हैं कि आपको क्या पता है। हाँ, ये एक बड़ा बच्चों के अंदर आ गया कि आपको क्या पता। तरबियत का फुकदान मतलब है कि बच्चों के बाद जब ये अपना उनकी बात की प्राइवेट हम कॉलेज में डाल दिए। पहले इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज नहीं थे। कराची के अंदर भी 2 जामिया कराची या उर्दू, वहाँ की उर्दू, उस तरह के 3-4 जगह जी बिल्कुल ऐसे इतने प्राइवेट बन गए हैं और इतने बड़े बड़े नाम हैं कि वहाँ पे बच्चे चल गए, वालिदैन को भी पता नहीं होता कि उनकी जवान बच्ची है, जवान बच्चा या छोटा बच्चा भी कहाँ पर है। अगर इंस्टीट्यूट के अंदर है तो वो क्या कर रहे हैं ना पूछते हैं। हमारे तो बस्ते के एक किताब चेक हुआ करती थी, एक किताब हर सब्जेक्ट की हमारी वालिदा खुद चेक करती थी कि बेटा ये राइटिंग क्यों क्या हो गया। हाँ। आज या मिस ने उसमें क्या रिमार्क्स लिखे हैं, क्या लिख के भेजा है। फिर वालिदैन कॉल करती थी स्कूल के बाद कि आज बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, कोई शिकायत तो नहीं है। आज के वालिदैन को आप शिकायत करते हैं बच्चे की,
तो वो आपसे लड़ने, मेरे बेटे को आपने हाथ कैसे लगाया? अरे भाई उनको यूं किया था कि भाई ऐसा नहीं करते बेटा, तो आपने हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को? हम तो बैठ के आते थे मोहल्ले के बुजुर्गों से, जाते थे, अगर हम शरारत करते थे तो वो लगा देते थे एक आधी, और हमने हमारी मजाल नहीं होती थी कि हम वालिद को आके बता दें, वालिद को बताते भी थे तो कहते थे बेटा तुमने कुछ किया होगा। उस्ताद को कभी गलत नहीं कहते थे। और आज के उस्ताद को तो वालिदैन लड़ने शुरू हो जाते हैं, वो तरबियत का बिल्कुल, फुकरान जो हो गए हैं ये कि जो वालिदैन चीज़ें को हैं सुला बहुत के ज़्यादा माशरे में जो है वो ऐसी आ गई हैं कि तरबियत पर अभी बात निकल आई है। तो बच्चों की हम जो अपनी रिवायात हैं, अपने जो वैल्यूज़ हैं, अपने जो कल्चर है उसको हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और इसी हवाले से जो सबसे मैं अपने जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनसे मैं एक मैसेज लेना चाहूँगी ईद के हवाले से, और क्या ईद का जो दिन है वो सबक देता है और कितना जो फ़र्क आ गया है। एक हम अगर जो ईद अभी मना रहे हैं, हम अपने बचपन में जो ईद मना चुके हैं, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है या जो हमारे जो बच्चे हैं वो जो ईद मना रहे हैं, उनकी जो हम खुशियाँ मनाने के तरीक़ों में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो मैं रिज़वी साहब आपसे पूछूंगी कि आपका ईद मनाना, आपने जिस तरह की ईदें गुजारी हैं और अब जो बच्चे ईदें गुजार रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि ये बच्चों के साथ ज़्यादती है? वो खुशियाँ जो हैं वो बहुत सी खुशियाँ ये बच्चे मिस कर गए हैं। मेरा ख्याल है ये इसका बहुत सारा रीजन है। वो ज़माने में माहौल कुछ और होता था, फैमिली माहौल हुआ करता था। अब फैमिली माहौल नहीं है। अब बच्चे की फैमिली में सबसे बड़ा जो उसका अब्बा है उसका मोबाइल फ़ोन है, तो जाहिर है वो उसमें रहता है, तो उस हिसाब से जाहिर है फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमने ईद मनाई अपने बचपन में, वो ईद वाकई हमारे बच्चों को नहीं मिली, ना उस तरह से मिल रही है। क्योंकि अब जाहिर माशरे में ऐसी चीज़ें आ गई हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि जब देखें, जब माँ बाप को देख रहा है बच्चा वो प्रॉब्लम्स में है, वो किसी भी किस्म के हो, बच्चे की पढ़ाई का प्रॉब्लम हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो उसके ऊपर उसके असरात पड़ते हैं, बुरे असरात पड़ते हैं। तो जाहिर है अब जो माहौल चल रहा है, हमने जो ईदें की हैं जाहिर है उसके मुकाबले में नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा, और दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ हर ईद, अब जैसे लास्ट ईयर की ईद ले ले या जैसे कोरोना वाली ईद आई थी, अब की वाली ईद पूरा रमजान आप देखें शुरू से ये हो गया था, ये बमबारी शुरू, ये शुरू, वो शुरू। हाँ। इसके असरात देखें, हम उसको चाहे कितना इग्नोर करें, हम चाहे, लेकिन हमारे लाशऊर में वो सारी चीजें होती हैं जो कि दुनिया में हो रहा है। जाहिर है उसका असर मेरे पर, जब मैं एक किसी की भी बिजनेस है, हम में से फर्क तो पड़ा है ना, ऑयल की प्राइसेस अभी बढ़ी है, फर्क तो पड़ा है ना। ये सारी चीजें ईद की खुशियों को मान करें। तो मैंने शुरू स्टार्ट प्रोग्राम इसी से किया था, और मैं इसमें मैसेज यही दूंगा, यही दूंगा मैसेज कि ये दुआ करनी चाहिए इस ईद पे, या अल्लाह ये ईद तो चलो ठीक है हमारी बहुत अच्छी हो गई, अगले साल ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे जो हैं, ये उम्मा का जो मसला है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं दुनिया में, जो इस वक्त मतलब उसमें ईरान में 148 या 200 या 160 बच्चियां इस तरह चली गई, किसी ने भी किया। मैं इस वक्त उस पहलू पे नहीं जा रहा कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं थी। मैं इतना जानता हूँ, एक दिन मैंने खुद सोचा, मैंने कहा या अल्लाह, चलो मेरी तो एक उम्र हो गई है, उस बच्ची के तूने 7 साल दिए थे, 8 साल दिए थे, 12 साल दिए थे, मतलब मैंने अल्लाह से कहा कि नहीं, उस बच्ची का भी हक था। उस बच्ची को अगर किसी ने मारा या शहीद किया तो ये गलत है। ये अल्लाह, दुनिया इससे निकले कि मासूम बच्चे और ये सारी, और मैं बताऊं हम कितनी खुशी मना लें, लास्ट शऊर में हमारे पर ये चीजें, हम रह रहे हैं ना, हम इसी दुनिया का हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा है। अच्छा अब दुनिया छोटी हो गई है, छोटी सी बात। अब दुनिया ये नहीं कि अगर हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है या ईरान में कुछ हो रहा है हमें पता नहीं चलेगा। आप मोबाइल को उठाएं, सबसे पहले वो आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल, ये चीजें अल्लाह करे ये न्यूज आए तो अच्छी न्यूज है, अच्छी न्यूज कि जी ये हो गया, उस मुल्क में तरक्की हो गई, हमारे मुल्क में ये तरक्की। अच्छा, और ये भी कहते हैं नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, जब तक कोई खबर नहीं है तो इसका मतलब है सुकून है, खैर है। अच्छा, आखिरी मैसेज जो है ना वो जावेद सिद्दीकी साहब, आप भी कोई आखिरी पैगाम जो ईद के प्रोग्राम के हवाले से, यानी ईद की जो खुशियां उसके हवाले से। देखिए, अब जैसे अभी रिजवी साहब ने कहा, गुज्जर साहब और हमारे हमाद भाई ने कहा कि पहले वालिदैन एक तरबियत, अच्छा तरबियत किस तरह होती थी, क्योंकि अब मुझे अपने वालिद साहब को पता है कि वो मगरिब के वक्त घर आ जाते थे, सही है। फिर जो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रही, मसाइल बढ़ते रहे, तो बहुत से लोगों ने डबल ड्यूटियां शुरू कर दी। ज़ाहिर है फैमिली को अगर चलाना होता है तो फिर इनकम के जराए। अब जब वालिदैन 10 बजे घर आएंगे, एक मिसाल है, और उसके बाद सो जाएंगे और सुबह फिर घर से चले जाएंगे, तो फिर वो तरबियत नहीं। अच्छा, फिर सोशल मीडिया को हम कहते हैं कि सोशल मीडिया ने, ठीक है, सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव भी हैं। दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ माशी इस्तेहकाम आएगा जब लोगों के जहन पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, कारोबारी साइड पे जाएंगे, और फिर बच्चा फारिग होने के बाद अपनी जॉब करेगा। अब आप देखें, अब बच्चा जब तालीम से फारिग होता है तो उसको यहाँ पे कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, तो वो फिर देखता है दुनिया में कहाँ मैं जा सकता हूँ।
तो फिर वो वहां जाने की कोशिश करता है। ईद के हवाले से बस 2 जुमले कुछ कोई पैगाम के आप दे दीजिए ईद के हवाले से। ईद के लिए मैं तमाम लोगों को पैगाम दूंगा थैलेसीमिया के हवाले से खासतौर पर कि इसके लिए ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट रमजान में भी हमने ये कैंपेन चलाई कि बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। ईद के दिन भी मैं कहूँगा कि आप ईदी देते हैं, आप करते हैं, अगर आपको वक्त मिले तो ईद के बाद भी खून का अतिया करके आप बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। एक खून की बोतल 3 लोगों की जान बचाती है। तो आप ये पैगाम मेरा इस ईद के ऊपर है तमाम नौजवानों को खासतौर पर कि आगे बढ़ें, ब्लड डोनेट करें। गुजर साहब आपसे भी कोई मैसेज लेना चाहूंगी? देखिए, आपने जो सबसे पहले बात की थी हुकूक बात की, इस ईद के मौके पे मैं ये समझता हूँ कि हमें हुकूक लिबाद का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो आपने स्टार्ट में बात की वैसे ही। और हुकूक लिबाद के लिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की, अपने माशरे की परवरिश अच्छी करें। अपने माशरे की परवरिश भी हमारी, हम सब जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है, स्पेशली मीडिया की तो खास तौर पर जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है। और हम सियासी लोग हैं, हमारा भी काम है, हम भी लोगों से मिलते जुलते हैं, तो हमारे लिए सबके लिए जरूरी है कि हम माशरे की तरबियत करें। जब हम माशरे की तरबियत करेंगे, माशरे में बरकत भी आएगी, रवादारी भी आएगी, मसावात भी आएंगी, ये सारी चीजें कवर होंगी। जरूरी है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। हम आज सब ये कह रहे हैं कि हमारे से पहले बुजुर्ग, वजह ये कि बुजुर्गों की ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छोड़ा रहे हैं। इसलिए जान छोड़ाएं कि अगर मैं सिद्दीकी साहब से कुछ कहूंगा तो सिद्दीकी साहब नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, मैं तो हक बात करूं ना, अगर वो नाराज होंगे तो उन्हें प्यार से समझाऊं कि मैंने आपसे ये बात नहीं की, मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। अगर सिद्दीकी साहब अपने घर के बाहर की सफाई रखेंगे तो पड़ोसी देखेगा कि यार सिद्दीकी साहब के घर के बाहर तो सफाई है, वो खुद अपने हाथ से करते हैं। अरे मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ, मैं भी अपने हाथ से सफाई कर लूं। आज हम अपने हाथ से अपने काम करने में शर्म महसूस कर रहे हैं। सही। और पूरी दुनिया की तरक्की का राज ये है कि लोगों ने अपने हाथ से खुद काम किए और अपने पड़ोस का ख्याल रखा है। तो मेरा पैगाम तो ये है कि हुकूक लिबाद को फॉलो किया जाए। बिल्कुल गुजर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जावेद गुजर साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहमद मेमन साहब फेथ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था, और जावेद सिद्दीकी साहब पीटीआई से हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम को आप लोगों ने जीनत बख्शी। ईद का प्रोग्राम था, ईद की खुशियाँ चल रही हैं। ईद की खुशियाँ जो हैं वो अपने घर वालों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ जितना हो सके खुशियाँ बांटें, और उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिनके साथ कोई खुशियाँ बांटने वाला नहीं है, उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। रौनक ईद प्रोग्राम से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।